जय हिंद दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि इतिहास जो होता है वो कितने भागों में डिवाइड होता है। मैंने बताया था आपको कि इतिहास में 3 भाग होते हैं, प्राग, आद और इतिहास। इतिहास 3 भागों में डिवाइड होता है, प्राचीन में, मध्य में और आधुनिक में। ठीक है, और आपने उनको समझा होगा। मैंने आपको बताया था कि प्राग इतिहास में उस टाइम को शामिल करते हैं जिस टाइम पर आदि मानव हुआ करते थे और वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, है ना। और जो पढ़ना लिखना नहीं जानते तो लिखते भी नहीं होंगे और हम उन्हें पढ़ भी नहीं पाएंगे। उस टाइम के इतिहास को जीवाश्म से खोजा जाता है, औजारों से या कंकालों से खोजा जाता है। फिर मैंने आपको बताया था आद इतिहास। आद इतिहास से बस इतना था कि इंसान इस टाइम पर सभ्य हो रहा था या हो चुका था, ठीक है, और वो पढ़ना लिखना जानता था लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए। ठीक, और इतिहास में हम उस टाइम को रखते हैं जिस टाइम पर मनुष्य बहुत ज्यादा सभ्य हो चुका था, आधुनिक हो चुका था और वो साम्राज्यों में आ चुका था। बात समझ गए नहीं समझ गए? और उस टाइम पर वो पढ़ना लिखना जानते थे, लिखते थे, पढ़ते थे, है ना, और हम भी उन्हें पढ़ पाते हैं। तो इतिहास को 2 तरीके से खोजा जाता है, एक तो भौतिक अवशेष से और एक लिखित अवशेषों से। ठीक है, बात समझिए। और इसी आधार पर हमने इतिहास को 3 भागों में डिवाइड, जो भी था मैंने बताया था आपको कि इतिहास का पिता किसको कहते हैं, हेरोडोटस को। उन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका। क्या लिखी थी बुक? हिस्टोरिका। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, और मैंने कहा था अब हम अपना चैप्टर पे आ रहे हैं और मैंने कहा था आद इतिहास का पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता और एकमात्र यही चैप्टर है इस टॉपिक में। समझ गए? हड़प्पा सभ्यता किस टाइम का इतिहास है? आद इतिहास के टाइम का इतिहास है। ठीक है, अब समझना। हड़प्पा सभ्यता जो है इसका बेसिकली देखो, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को। बट इस चैप्टर का नाम ईंट, मनके और अस्थियां क्यों रखा गया? क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने का जो स्रोत है, जो आधार है, वो बेसिकली ईंटें, मनके और अस्थियां और ईंटों से बनी हुई इमारतें, मनके जो है आभूषण और अस्थियां मतलब जानवरों की और इंसानों की, इन सभी अवशेषों के माध्यम से ही हम इस चैप्टर को समझ पाए, पढ़ पाए और हमें इस चैप्टर की जानकारी मिलती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? ईंट, मनके और अस्थियां, जबकि पढ़ना आपको इसके अंदर हड़प्पा सभ्यता है। मेरी बात क्लियर है ना? तो इस चैप्टर के स्रोत से इस चैप्टर का नाम बना है, बात समझ गए, हड़प्पा सभ्यता के। लेकिन अब यहां पर हम बिल्कुल डिटेल में जानते हुए चलेंगे। समझ गए? देखो, अगर आप अपनी बुक पढ़ोगे ना तो बुक के अंदर ना शुरू में बता रखा है हड़प्पा सभ्यता का अंत और लास्ट में बता रखा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी। मतलब बच्चा पागल हो जाएगा कि भैया तुमने खोज करी नहीं, मुझे समझ आया ही नहीं, और तुमने पहले ही उस सभ्यता का क्या कर दिया? अंत कर दिया। तो बेचारा वो कभी समझ ही नहीं पाएगा, हमेशा पजल रहेगा। बिल्कुल तरीके से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो, हमारे भारत के अंदर जो इतिहास खोजने का काम है वो एक संस्था करती है। उस संस्था का नाम है भारतीय पुरातत्व विभाग। बात समझ गए? इसी को बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आज समझ रहे हो? इसकी स्थापना हुई थी 1861 में, अंग्रेजों के द्वारा की गई थी और उस टाइम पर भारत गुलाम था। समझ गए? क्या है? भारतीय पुरातत्व विभाग। ये जो संस्था है इसकी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? न्यू दिल्ली, यानी कि हमारे दिल्ली में ही है इसका हेडक्वार्टर। बात समझ गए? इसका हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, इस संस्था की स्थापना करने वाले कौन थे? तो इसकी स्थापना जिसने की उस व्यक्ति का नाम था कनिंघम। इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? कनिंघम था। इसीलिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। कनिंघम को ही क्या बोलते हैं? भारतीय पुरातत्व का जनक भी बोलते हैं, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आज समझ गए? क्लियर है ना? तो ये हैं आपके कौन? कनिंघम जी। ये कौन है? कनिंघम भैया है आपके, और इन्हीं को, ये है कनिंघम। कौन है? कनिंघम। इन्हीं को जनक कहते हैं। किसका? भारतीय पुरातत्व विभाग का। भारत, इसका काम क्या है बेसिकली? इसका काम है भारत और भारत के आस पड़ोस के देश जो है, जो पहले भारत संबंधित थे, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर इतिहास को खोजना। बात समझ गए? क्लियर है? ये काम इसी संस्था का है और भारत में जितने भी इतिहास को खोजने में दिलचस्पी है या फिर योगदान है वो इसी संस्था को जाता है। आज भी ये संस्था है और आज भी इतिहास को खोजती है। समझ गए? क्लियर है मेरी बात? ठीक, तो इतिहास खोजने के लिए कनिंघम। अब यहां पर कहानी को समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कैसे खोजी गई। एकदम से तो नहीं खोजी जाएगी भाई हड़प्पा सभ्यता, है ना। अब हड़प्पा सभ्यता को खोजने का एक पूरा क्या था? प्रोसेस था। उसी को हम समझते हैं। देखिएगा, क्या बोला मैंने आपसे? कनिंघम जो है वो इसके पहले अध्यक्ष थे। समझ गए? कनिंघम कौन है भाई? अब कनिंघम का समझ लो। कनिंघम जो है ये भारतीय पुरातत्व विभाग, कौन? कनिंघम। ये भारतीय पुरातत्व विभाग जो है उसके पहले अध्यक्ष है। क्या है? उसके पहले, क्योंकि भाई ऑफिशियली इन्होंने स्थापना करी तो पहले अध्यक्ष होंगे। इसके पहले अध्यक्ष थे। क्या थे? पहले अध्यक्ष। ठीक है, और इन्हीं को जनक भी कहा जाता है। कौन? कनिंघम को। ठीक है,
ये इसके पहले अध्यक्ष थे, इनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, और कनिंघम जो है बेसिकली इनकी जो दिलचस्पी थी, कनिंघम की दिलचस्पी क्या थी? इनकी दिलचस्पी जो थी वो थी आरंभिक इतिहास को खोजने में। किसको खोजने में थी? आरंभिक इतिहास को। कनिंघम चाहते थे कि मैं आरंभिक इतिहास खोजूं, वो इतिहास जहां से चीजें शुरू हुई। बात समझ रहे हो? क्लियर है? मतलब एक बहुत जिज्ञासु इंसान है ना, जिनका ये था कि भैया मेरे को ना जानना है कि पुराने जमाने में या बहुत पुराने जो लोग थे वो कैसे जीवन यापन किया करते थे। इनकी दिलचस्पी ज्यादा करके उस टाइम के इतिहास में थी, कनिंघम की। ठीक है, और इनको आरंभिक इतिहास खोजने का बहुत दिल था। ठीक, अब कनिंघम जो है, आज समझ गए, जब ये डायरेक्टर थे किसके? भारतीय पुरातत्व विभाग के। जब इनका कार्यकाल चल रहा था, जब ये उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, तो इन्हीं के टाइम पर लाहौर से कराची तक ट्रेन की पटरी बिछाई जा रही थी। समझ गए? पाकिस्तान में, उस टाइम पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, बंटवारा नहीं हुआ था उस टाइम पे। और वहीं पर ही हड़प्पा सभ्यता जो थी, बात समझ गए? क्लियर है? हालांकि हड़प्पा सभ्यता जो है, मैं आपको बताऊं, अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैं आपसे बात करूं तो देखिए, अभी मैं आपको समझाऊंगा हड़प्पा सभ्यता का नाम, हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ेगा, ये सब चीज समझाऊंगा अभी। हड़प्पा सभ्यता जो है, इसके अवशेष बहुत पहले से ही मिल रहे थे। कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के ऊपर सबसे पहले अवशेषों को खोजकर उस पर थोड़ी सी जो जांच पड़ताल करी, वो एक व्यक्ति ने की थी, चार्ल्स मैसन ने। किसने की थी? चार्ल्स मैसन ने। इसका बुक में मेंशन नहीं होता, पर ध्यान रखना, अच्छे लेवल के जब एग्जाम के लिए आप पढ़ोगे तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों पर सबसे पहले काम किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने। बट वो फेल हो गए थे, वो ज्यादा डिटेल में नहीं गए थे। समझ गए? और हड़प्पा सभ्यता जो है वो बेसिकली कहां फैली हुई थी? हड़प्पा सभ्यता, आप बोलोगे कि भैया ये हड़प्पा सभ्यता जो है ये अफगानिस्तान में कहां पर फैली हुई थी? अफगानिस्तान में। ये हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के अंदर फैली हुई थी, और ये हड़प्पा सभ्यता भारत तक में थी। समझ गए? और इन इलाकों के अंदर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते थे लोगों को। ईंटें मिलती थी, आभूषण मिलते थे, कई जगहों पर कंकाल मिलते थे, मटके मिलते थे, मृदभांड मिलते थे, बट जिनको मिलते थे वो उन्हें पब्लिश नहीं करते थे। बात समझ गए? ठीक है, 2 मिनट रुकना बस। हाँ, कल आया नहीं कोई। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हैं वो लोगों को बहुत पहले से मिल रहे थे। अब कोई अपने खेत में खेती कर रहा है, कोई अपना घर बना रहा है, तो उस इलाके में जब वो खुदाई करवाता था, बात समझ गए, तो उसको किसी को ईंटें मिली, कई लोगों को तो बहुत सारी ईंटें मिली हड़प्पा सभ्यता की, उन्होंने घर बना लिए। समझ गए? बहुत सारे लोगों ने उसकी जानकारी दी नहीं। ठीक, लेकिन कुछ चीजें धीरे 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 जब ज्यादा मिलने लगी तो कहते हैं कि फिर वो आगे पहुंचना शुरू हुई अधिकारियों तक। वहीं से जो जो चीजें कनिंघम के पास पहुंची, वो कैसे पहुंची? तो लाहौर में, कहां पे? लाहौर से कराची तक ट्रेन की पटरी बिछाई जा रही थी, लाहौर से कराची तक। अब जो ये लाहौर से कराची तक ट्रेन की पटरी बिछाई जा रही थी, इस ट्रेन की पटरी बिछाने के दौरान 2 भाई थे जिनका नाम था बर्टन बंधु। क्या नाम था? बर्टन बंधु। 2 भाइयों को, ठीक है, इनको बर्टन बंधु के नाम से जाना जाता था। इनको कुछ ईंटें मिली और कुछ मृदभांड मिले, और इन्होंने ये ईंटें और मृदभांड ले जाकर किसको दी? अपने अधिकारी को दी। और बाद में कहते हैं अधिकारियों ने वो वस्तुएं और वो अवशेष जो हैं, जो चीजें मिली थी, मोहरे वगैरह, कुछ पत्थर वगैरह कुछ मिले थे, कुछ इनको मृदभांड मिले थे, कहते हैं वो चीजें ले जाकर अधिकारियों ने किसको सौंप दी? अधिकारियों ने वो जाकर चीजें सौंप दी कनिंघम को। और इस तरह कनिंघम तक हड़प्पा सभ्यता की चीजें पहुंची थी। समझ गए? मिल बहुत पहले से रही थी, समझ गए, है ना। लेकिन मैंने कहा कनिंघम तक कब पहुंची? जब लाहौर से कराची ट्रेन की पटरी बिछाए जाने के दौरान, जब भारत में अंग्रेज उस दौरान ट्रेन की पटरियों को बहुत तेजी से फैला रहे थे, बिछा रहे थे लूटने के लिए, तो उस टाइम पर 2 भाइयों बर्टन बंधु को ईंटें, मोहरे और कुछ मृदभांड मिले, कुछ चीजें मिली, उन्होंने अपने अधिकारी को दी, अधिकारी ने वो चीजें कुछ टाइम बाद कनिंघम को पहुंचाई। इस तरह कनिंघम के पास वस्तुएं आई। अब जो कनिंघम था उसकी दिलचस्पी किसमें थी? आरंभिक इतिहास में। तो कहते हैं कनिंघम ने उन वस्तुओं की कार्बन डेटिंग करवाई। कनिंघम के पास क्या पहुंची? जो वो वस्तुएं, उन वस्तुओं की कनिंघम ने क्या करवाई? कार्बन डेटिंग। अब ये कार्बन डेटिंग किस बला का नाम है भैया? ये क्या है? कार्बन डेटिंग क्या है? देखो, किसी भी वस्तु की ये पता करने के लिए कि वो कितने साल पुरानी है, उसके लिए उसमें कार्बन के गुण देखे जाते हैं, और उसी का एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से पता किया जाता है कि वो वस्तु कितने साल पुरानी है। लगभग इसमें अंदाजा लगाया जाता है।
कि लगभग ये 300 साल के आसपास पुरानी है, 200 साल, 600 साल, 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, इतनी पुरानी है। उस तकनीक को बोलते हैं कार्बन डेटिंग, जिससे किसी भी अवशेष की टाइम को पता किया जाता है, उसके समय को पता किया जाता है कि वो कितना पुराना है। समझ गए नहीं समझ गए? तो क्वेश्चन पूछेगा किसी वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के लिए वो कितनी पुरानी है, किस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है मेरी बात? समझ गए है ना? तो जो कार्बन डेटिंग है ये कनिंघम ने की, और उस टाइम पर कार्बन डेटिंग इतनी अच्छी नहीं थी जिससे हमें एक्यूरेट आंसर मिल पाए। और उस टाइम पर कार्बन डेटिंग करवाने के बाद कनिंघम को जो वस्तुएं थी उनका जब कनिंघम ने कार्बन डेटिंग करवाया, तो कार्बन डेटिंग करवाने के बाद कनिंघम को उनका जो समय लगा वो लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास लगा। कितना लगा? 600 ईसा पूर्व के आसपास, जबकि वो गलत चीज थी। कनिंघम को यह अनुमान क्या लगा? गलत लगा बिल्कुल, क्योंकि वो चीजें एक्चुअली में लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास की थी। बट कनिंघम ने कार्बन डेटिंग में क्या कर लिया? उनका अनुमान गलत लगा लिया और दिक्कत हो गई यहाँ पे। और कनिंघम को लगा कि यार ये जो मेरे पास वस्तुएं आई हैं ये तो 600 ईसा पूर्व के आसपास की हैं। और फिर मेरी बात यहाँ पे ध्यान रखना, कनिंघम जो है, बात समझ गई, उसकी दिलचस्पी किस चीज में है? आरंभिक इतिहास में। उसने ना, इसमें कहते हैं दिलचस्पी में ज्यादा ध्यान, इस वस्तु में ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं। और कहते हैं कनिंघम को ऐसा लगा कि जो वस्तुएं हैं इस टाइम पर तो भैया भारत के अंदर, बात समझ गए, गंगा घाटी की सभ्यता थी। किसकी सभ्यता थी? गंगा घाटी की सभ्यता। और कनिंघम को लगा कि ये जो वस्तुएं मेरे पास आई हैं ये तो किसकी हैं? गंगा घाटी की हैं। और कनिंघम ने उनको गंगा घाटी सभ्यता की समझ लिया। और कनिंघम को लगा कि यार चलो इसके बारे में अगर मुझे थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करनी भी है तो गंगा घाटी है, इस टाइम पर भारत के अंदर ना चीनी बौद्ध लोग आते थे। चीन के लोग हमारे भारत से व्यापार वगैरह करते थे, तो वो आते जाते रहते थे। तो कनिंघम को लगा इस टाइम पर तो चीन लोग भारत में आते जाते रहते हैं, व्यापार वगैरह करते जाते हैं, मैं उन चीनी यात्रियों की पुस्तकों को, उनके वृत्तांतों को पढ़ लेता हूं, शायद मुझे वहां से कोई हिंट मिल जाए। और कहते हैं कनिंघम ने उन वस्तुओं को समझने के लिए चीनी बौद्ध यात्रियों के वृत्तांतों का प्रयोग किया। और वहीं से कनिंघम ने कहा था कि ये जो वस्तुएं हैं ये गंगा घाटी की हैं। ये बात किसने बोली थी? कनिंघम ने। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो वस्तुएं गंगा घाटी की नहीं थी, वो वस्तुएं सिंधु घाटी सभ्यता की थी। समझ गए? और इसीलिए कनिंघम क्या हो गया? अब वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसने सबसे पहली बात कार्बन डेटिंग क्या कर ली? गलत। अब अगर उसने कार्बन डेटिंग गलत करी है तो समय गलत लगेगा, समय गलत लगेगा तो चीजें ही खराब हो जाएंगी। और कनिंघम ने, कहते हैं, इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। और कनिंघम की दिलचस्पी किसमें थी? आरंभिक इतिहास में। और इसी को बोला जाता है कनिंघम का भ्रम। क्या बोला जाता है? कनिंघम का भ्रम। तो कनिंघम का भ्रम क्या था? कनिंघम को क्या हो गया? भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया कनिंघम को? कि भैया जो वस्तुएं मुझे मिली हैं वो किस सभ्यता की हैं? गंगा घाटी सभ्यता की हैं। जबकि सच्चाई क्या थी? वो वस्तुएं जो उसको अधिकारियों ने दी थी वो सिंधु घाटी की थी। बट कार्बन डेटिंग से चीजें क्या हो गई? गलत। और कनिंघम हड़प्पा सभ्यता को समझने में क्या हो गया? फेल हो गया। बट यहां पर कनिंघम का नाम तो आएगा। समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर है ना? तो यहां से बात बताओ, कनिंघम क्लियर हुआ आपको? कनिंघम से क्वेश्चन बनाएगा तो कनिंघम कौन है? भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक है ना? इसी ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। किसने? कनिंघम ने। और इसी को भारतीय पुरातत्व विभाग का पितामह भी कहते हैं। और भारतीय पुरातत्व विभाग में पहला अध्यक्ष भी यही था। इसकी दिलचस्पी आरंभिक इतिहास में थी। कनिंघम को भ्रम यह था कि जो चीजें मुझे मिली है वो गंगा घाटी की है। कहाँ की है वो चीजें? गंगा घाटी सभ्यता की है। बात समझ गए? क्लियर है? जस्ट 2 मिनट रुकना, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, क्योंकि भाई हमारे यहाँ से ना बारात जा रही है। ठीक है, तो 2 मिनट रुकना बस। समझ गए? तो भाई शादी हो रही थी, किसी की बारात जा रही थी, बहुत ज्यादा हल्ला आता, इसलिए मैंने आपकी वीडियो रोक दी थी। बात समझ गए? चलो अब आगे की चीजों को समझते हैं एक बारी ध्यान से। ठीक है, चलिएगा देखते हैं। तो कनिंघम को क्या हो गया था भाई? भ्रम हो गया था, है ना? क्या भ्रम हो गया था कि चीजें गंगा घाटी की सभ्यता। तो कनिंघम इस हड़प्पा सभ्यता को समझने में क्या हो गया? फेल हो गया। तो क्या कनिंघम जो है उसमें कनिंघम का हड़प्पा सभ्यता में योगदान आएगा? तो आप बोलोगे योगदान तो नहीं था, हाँ, बट चीजें इसके पास पहुंची, पहला बंदा था, तो हाँ, इस नाते हमें इसको समझना पड़ेगा। और जब क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन ही पूछता है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता में पूरा सभ्यता के योगदान को लिखिए, तो उसमें कनिंघम पहला पॉइंट बनता है। इसे आप लैग कर देना। ठीक है, बात समझ गए? KFC का मानी लग रहा है बंदा, है ना? KFC वाला बंदा नहीं है, कांची की फ्राई चिकन, वो तो ऐसे लग रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो, अब दूसरा जो कार्यकाल आएगा वो आता है जॉन मार्शल का। किसका आता है? जॉन मार्शल। ये कौन है भाई साहब? ये है हमारे दूसरे भाई साहब तारा सितारा। ठीक है, नहीं,
इनका नाम है जॉन मार्शल। कौन है भाई ये सब? ये कौन है? ये जॉन मार्शल है। अब जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल जो है, इधर लिख देता हूं ना, बात समझ गए? ये कौन है? तो इनका नाम है जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल जो है ये भारतीय पुरातत्व के सेकंड अध्यक्ष थे। कौन थे ये? सेकंड अध्यक्ष थे। ये कनिंघम के बाद इस पद पर बैठेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ठीक है, दूसरे अध्यक्ष कौन थे? जॉन मार्शल। अच्छा, जॉन मार्शल की एक बात बहुत बढ़िया की, आप ध्यान रखना, ये पेशेवर थे। पेशेवर मतलब होता है एक्सपीरियंस वाले इंसान थे। ये पहले 2 जगह पर काम कर चुके थे, यानी कि यहाँ पर ये प्रमोशन होकर आए हैं, कह सकते हो, यूनान में और क्रीट में। तो क्वेश्चन ही पूछता है कि भारतीय पुरातत्व में पहला पेशेवर पुरातत्वविद कौन था? तो आप बोलोगे वो थे जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। ये पहले यूनान में और क्रीट में काम कर चुके थे। और जॉन मार्शल की भी जो दिलचस्पी थी, कनिंघम की तरह इनकी भी दिलचस्पी किसमें थी? तो आप बोलोगे कि भैया जॉन मार्शल की दिलचस्पी भी आरंभिक इतिहास में थी। आरंभिक मतलब प्राचीन इतिहास में। बहुत सारे लोग होते हैं, किसी को ऐसा होता है ना, किसी को एशियन हिस्ट्री पसंद होती है, किसी को मिडिवल हिस्ट्री पसंद होती है, किसी को नहीं भाई मुझे तो गांधी जी के टाइम को पढ़ना है, मुझे भगत सिंह जी के टाइम को पढ़ना है। तो बहुत सारे लोगों की ना हिस्ट्री में भी अपना अपना चॉइस होती है कि मुझे इस टाइम का इतिहास बहुत अच्छा लगता है भैया, मुझे इस टाइम के इतिहास को पढ़ने में ना बहुत, कह सकते हो ना, अंदर से अच्छी फीलिंग आती है, जिज्ञासु। ठीक है, मतलब होता है ना एक ललायत हो जाना, तो वैसा कई लोग होते हैं। तो इसकी भी दिलचस्पी क्या थी? आरंभिक इतिहास खोजने की। कौन सी थी? आरंभिक इतिहास खोजने की। समझ गए? इसकी भी आरंभिक इतिहास में क्या थी? दिलचस्पी। ठीक है, और जिस टाइम पर जॉन मार्शल अध्यक्ष था, मतलब ये हेड था भारतीय पुरातत्व विभाग का, बात समझ गए, जिस टाइम पर ये अध्यक्ष थे, कहते इसी टाइम पर इनके अंडर में 2 लोग काम किया करते थे। और वो 2 लोग कौन थे जो किसके अंडर में काम किया करते थे? जॉन मार्शल के। वो 2 लोग थे, एक जिनका नाम ये रहा, और ये कौन थे? ये है भैया दयाराम साहनी। कौन है? दयाराम साहनी। ठीक है, ये है दयाराम साहनी। और दूसरे कौन थे? ये थे रखलदास बनर्जी। ये कौन है भाई? ये है रखलदास बनर्जी। ठीक है, रखलदास बनर्जी। कभी कभी ना सीरियसली दिक्कत करती है, तो डी साहनी या फिर दयाराम साहनी की जगह पर सिर्फ साहनी लिख देती है, तो ध्यान रखना इसको। ठीक है, ये कौन थे? दयाराम साहनी। और ये कौन थे? रखलदास बनर्जी, है ना। ये दोनों भारतीय थे बेसिकली, ये दोनों क्या थे? भारतीय। और उस टाइम पर अध्यक्ष कौन था? जॉन मार्शल था। ठीक है, तो दयाराम साहनी जो है ना, वो उस टाइम पर भारत में भी पाकिस्तान की तरफ इतिहास और जो कनिंघम जिन चीजों को फेल हो गया था उनको लेकर थोड़ा सा ना सीरियस थे। और वो सिंधु नदी के आसपास ना चीजों को ना अन्वेषण कर रहे थे। हालांकि उनको थोड़ा सा जो यहाँ पे गट्स फीलिंग आ रही थी, वो मेसोपोटामिया को लेकर आ रही थी, क्योंकि इनको ना ऐसा जानकारी थी कि मेसोपोटामिया का ना भारत से व्यापार है ना। तो ये इसीलिए ना यहाँ पर इस बात को जानते थे कि यहाँ की तरफ कुछ है, यहाँ कोई सभ्यता जरूर थी जो मेसोपोटामिया के समकालीन है। बात समझ गया? हालांकि मैं आपको समझाऊंगा कि 5 सभ्यताएं एक टाइम पर रनिंग कर रही थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता ओमान में, मिस्र में, चीन में और भारत में, ये सभ्यता समकालीन थी। इनमें सबसे प्राचीन मेसोपोटामिया थी, सेकंड नंबर है भारत की सभ्यता थी। बात समझ गए? नहीं समझ गए? तो दयाराम साहनी जो है, बात समझ गए, ये पाकिस्तान के अंदर रावी नदी के पास, कहां पर? रावी नदी के तट पे, रावी नदी के पास। बात समझ गए? नहीं समझ गए? यहां पर इन्होंने एक शहर खोजा। क्या खोजा? एक शहर। और उस शहर का नाम इन्होंने क्या रखा? हड़प्पा रखा। क्या रखा? उस शहर का नाम इन्होंने हड़प्पा रखा। और 1921 में इन्होंने एक शहर खोजा जिसका नाम क्या था? हड़प्पा। क्या नाम था शहर का? हड़प्पा था, जो बेसिकली किस नदी किनारे था? रावी नदी के किनारे था। ये शहर बेसिकली कहां था? रावी नदी के किनारे। इसको खोजने वाले कौन थे? दयाराम साहनी। कब खोजा? 1921 में। किसको खोजा? हड़प्पा को। हड़प्पा ध्यान रखना एक शहर है, सभ्यता नहीं बोल रहा हूं, हड़प्पा बोल रहा हूं। हड़प्पा एक शहर है। इसीलिए आपको पता है हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अंदर सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। बात समझ गए? इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी शहर मिले वो अधिकांश शहर सिंधु नदी के आसपास बसे हुए थे, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुई मेरी बात? समझ गए, है ना। फिर अगले ही साल एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था रखलदास बनर्जी। इन्होंने सिंधु नदी के पास, कौन सी नदी के पास? सिंधु नदी के पास। बात समझ गए? इन्होंने सिंधु नदी के पास एक शहर खोजा, जिस शहर का नाम इन्होंने क्या रखा? मोहनजोदड़ो। और तब खोजा 1922 में। कौन सा शहर खोजा इन्होंने? मोहनजोदड़ो। क्लियर? और ये किसके द्वारा खोजा गया? रखलदास बनर्जी के द्वारा। अब जब इन्होंने एक शहर खोजा और इन्होंने, अच्छा इसका नाम मोहनजोदड़ो कैसे पड़ा?
तो इन्होंने जो नाम दिया था मोहनजोदड़ो, बेसिकली इस शहर के अंदर एक जगह थी, वहां पर बहुत सारे शव, बहुत सारे कंकाल एक के ऊपर एक मिले, बहुत सारे धड़ों का, मनुष्य के कंकालों का टीला मिला। टीला मतलब समझते हो ना, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे बिछे हुए मिले। मालूम पड़ा था कि भाई साहब सनी देओल मार के गए इन सबको, मार मार के यही फेंक रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया मोहनजोदड़ो। क्लियर है, आज समझ गए, मूवी बनी है इसके ऊपर, है ना। तो ये तो लग रहा है चार्ली चैपलिन, भाई साहब ये लग रहा है बंदा अडानी लग रहा है, अडानी, समझ गए, समझ गए। ये तो सत्रह ओपन है, मैं साउथ की मूवी का ही लो, ये देखो, मेरे को मां बेवल लग रहा है यार, ये गलत फोटो तो लगा दी समझ गए, नहीं समझ गए भाई, देख लेना फोटो, तो ठीक, फोटो का लग रहा है, हो सकती है, लेकिन नाम तो सही ले रहा हूँ, फोटो ऐसे सही है, आप मैच कर लेना, ठीक है। एक कहते हैं भाई, एक इंसान के साथ बहनों होते हैं, समझ गए। तो दयाराम साहनी ने क्या खोजा, हड़प्पा, और रखलदास बनर्जी ने क्या खोजा, मोहनजोदड़ो। अब भी इन्होंने दो शहर खोजे, और दोनों क्या है, एक रावी नदी के तट पे है, एक सिंधु नदी के तट पे है, समझ गए। मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ उनकी, देखो ये रहा, देखो 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 देखो, आपको दिखाता हूँ। हड़प्पा कहाँ है, ये रहा हड़प्पा, समझ गए, नहीं समझ गए। किस नदी किनारे है हड़प्पा, अब बोलो भैया हड़प्पा रावी नदी के किनारे, समझ गए, ये रावी नदी। और ये रहा आपका मोहनजोदड़ो, कहाँ है आपका, ये रहा मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है, ये देखो, ये नदी आ रही है, ये सिंधु नदी किनारे, समझ गए। अब देखो दोनों कितनी दूर है, समझ गए, नहीं समझ गए। एक कहाँ है और एक कहाँ है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, इसकी खोज करने वाले कौन थे, आप लोग, इसकी खोज करने वाले जो थे, इसका नाम था रखलदास बनर्जी, का नाम था रखलदास बनर्जी, समझ गए। कब करी रखलदास बनर्जी ने खोज, 1922 में। कब करी, 1922 में। और सबसे पहले हड़प्पा की खोज करने वाले कौन थे, इसका नाम था दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। इन्होंने किसकी खोज करी, 1921 में हड़प्पा की। किसकी खोज करी थी भाई, हड़प्पा की, समझ गए, क्लियर है। और जैसे इन्होंने खोज करी, फिर कहते हैं इसके बाद इन्होंने मिलकर बैठकर एक बात करी। अब भैया दयाराम साहनी को लगा कि मैंने एक सभ्यता खोज दी, रखलदास बनर्जी को लगा मैंने भी एक सभ्यता खोज दी। फिर वैसे भी दोनों आपस में बैठे, इनको लगा था कि मैंने हड़प्पा सभ्यता खोज ली, यही है सभ्यता। तो इनको लगा मैंने भी कोई सभ्यता खोजी है, यही है सभ्यता। फिर ये दोनों बैठे आपस में, और दोनों ने बैठकर बातचीत करी, बात समझ के नहीं समझ गए। फिर इन दोनों ने तुलना करी, क्या करी, इन दोनों ने तुलना करी अपने दोनों शहरों की। जब इन्होंने तुलना करी तो इन्होंने पाया कि जो मैंने जगह खोजी है हड़प्पा, वहां की जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, जो घर हैं, जो इमारतें हैं, मतलब सब रखलदास बनर्जी के द्वारा खोजे गए शहर से बिल्कुल हूबहू मैच खाती हैं। इन्होंने बताया कि मेरा जो हड़प्पा शहर था वो दो भागों में डिवाइड था, दुर्ग में और निचला शहर में। इन्होंने वही बात बताई। इन्होंने कहा मेरे यहाँ की सड़कें ग्रेट बल्ली से मिली, मेरे यहाँ की सड़कें भी क्या ग्रेट बल्ली से। दोनों ने जब अपनी ईंटों को देखा, बात समझ के नहीं समझ गए, तो ईंटों का साइज भी एक मिला, नालियां भी इनकी एक जैसी मिली, गृह स्थापत्य भी इनका एक जैसा मिला। मतलब ये दोनों इस बात को लेकर चौंक गए तुलना करने पर कि हड़प्पा में, इसमें हड़प्पा में, बात समझ गए, सभ्यता मत बोलना भी, हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में क्या मिल गई, समानता मिल गई। क्या मिल गई, समानता। क्या मिली, समानता मिली। ईंटों को लेकर समानता, घरों को लेकर समानता, स्ट्रक्चर को लेकर समानता, शहरों को लेकर समानता। तब इनके दिमाग में एक बात आई कि भैया ये जो हमने खोजा है, ये एक किसी बहुत बड़ी सभ्यता के दो शहर है, समझ गए नहीं समझ गए। इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता के दो शहरों को बताइए जो बहुत बड़े और फेमस थे। एक है हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। इनके बाद दिमाग में जम गई कि हमने सभ्यता नहीं खोजी है, हमने इस सभ्यता के दो बड़े शहरों को खोजा है, यानी कि सभ्यता इससे भी ज्यादा बड़ी है। अभी बहुत कुछ खोजना बाकी है। ये बात किसके पल्ले पड़ गई, इन दोनों के। कहते हैं इस बात की जानकारी फिर जाकर इन्होंने किसको दे दी, जॉन मार्शल को। और जैसे ही जॉन मार्शल को इस बात की जानकारी गई, जॉन मार्शल ने टीम बिठाई, खोजबीन शुरू हुई, और कहते हैं फिर वन बाय वन कई सारे शहरों को खोजा गया। आज भी हड़प्पा सभ्यता के कई शहरों को खोजा जाता है, और आज भी हड़प्पा सभ्यता हमारे लिए एक अनसुलझी, एक रहस्यमयी पहेली है, क्योंकि अभी भी हमने इसको सिर्फ 5 से 10% ही खोज पाए हैं। क्योंकि जिस इलाके में सभ्यता थी, आज वहां बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, हम नहीं खोज सकते। हाँ, हम वो जो खाली इलाका था वहां तो खोज लेते हैं, लेकिन कंप्लीट सभ्यता थोड़ी खोज सकते हैं। सभ्यता भैया अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और भारत तक फैली है, समझिए नहीं समझ गए, क्लियर है। तो इन्होंने जब जानकारी जॉन मार्शल को दी, फिर इसके बाद इस पे पूरा काम हुआ, पूरी टीम उतरी। फिर जब इन्होंने धीरे धीरे समझ लिया कि हाँ भाई वास्तव में हड़प्पा सभ्यता यही है ना, तब जाकर 1924 में, कब 1924 में हड़प्पा सभ्यता की जानकारी किसने दी, विश्व को जॉन मार्शल ने दी। और 1924 में हड़प्पा सभ्यता की जानकारी क्या दी, विश्व को दी। किसने दी भाई, जॉन मार्शल ने जानकारी विश्व को दी। और इस तरह 1924 में किसकी खोज हुई, हड़प्पा सभ्यता की
और यहाँ पर आप लोग गर्व करना कि ये है हमारे भारत की पहली सभ्यता, दैट कॉल्ड हड़प्पा सभ्यता। क्लियर है, बात समझ आ रही है? अरे बोलो भाई आया मजा, अगर अभी भी मजा नहीं आ रहा तो भाई कब मजा आएगा, तरीके से पढ़ते हुए चलना। ये नहीं है वन शॉट में चीजें खत्म कर लोगे, समझ गए? आऊंगा सपोर्ट मटेरियल की 4 लाइन पढ़ा के चले जाऊंगा, आपको पहले से लिखी हुई पढ़ाऊंगा, तसल्ली से पढ़ना होगा। आप तसल्ली से, प्लेलिस्ट बनती जाएगी, प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहना, तसल्ली से पढ़ते रहना, बिल्कुल ईमानदारी से, बात समझ गए? नोट्स बनाते रहना, बाकी आपको एकदम समझ रहे हो, यहाँ से उठाऊंगा वहां पे रख दूंगा, ठीक है? क्लियर है ना? तो इस तरह 1924 में किसकी खोज हुई? हड़प्पा सभ्यता की। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे, आप समझ गए नहीं समझ गए कि हड़प्पा की खोज कब हुई, मैं क्वेश्चन पूछूं हड़प्पा की खोज कब हुई, तो आप लोग हड़प्पा की खोज जो है वो 1921 में हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1924 में। हड़प्पा शहर है, सभ्यता पूरी सभ्यता आ गई, ठीक है? बात समझ गए? और इस तरह जॉन मार्शल के दरमियान ये सभ्यता खोजी गई। इसका टैग किसको गया? जॉन मार्शल को गया बेसिकली। क्लियर है? तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं हड़प्पा सभ्यता खोजेगा, क्रेडिट किसको जाता है? जॉन मार्शल को, क्योंकि उस टाइम पर अध्यक्ष यही थे, इन्हीं के कार्यकाल में खोजी गई थी हड़प्पा सभ्यता। अभी यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो जॉन मार्शल था, इनकी एक कमी थी। जॉन मार्शल की क्या थी? एक कमी, ये कमी ध्यान रखना। जॉन मार्शल की क्या थी? एक कमी थी। कमी क्या थी? जॉन मार्शल जो है अलग अलग स्थानों से प्राप्त वस्तुओं को, कौन? जॉन मार्शल अलग अलग स्थानों से प्राप्त वस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत करते थे। वर्गीकृत मतलब होता है डिफाइन करना बेसिकली। समझ गए नहीं समझ गए? मतलब जॉन मार्शल की ना कमी क्या थी एक्चुअली? देखो जॉन मार्शल की कमी ये थी कि जैसे मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हो रही थी तो उसमें कोई वस्तु नाली से मिली, कोई वस्तु घर से मिली, कोई वस्तु महल से मिली, मान लो कोई घर दुर्ग से मिली, कोई वस्तु कहीं से मिली। अब मान लीजिए कोई वस्तु है, वो सेम वस्तु 3 4 5 जगहों से, अलग अलग जगहों से मिल रही है, तो हर वस्तु का अलग अलग स्थान पे अलग अलग यूज है। जैसे एक ब्लेड होती है, ब्लेड, मैं बच्चों को एग्जांपल ब्लेड का देता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो ब्लेड होती है, दाढ़ी बनाने वाली ब्लेड। अब ब्लेड जो है वो किसी के मुंह के अंदर से मिल रही है, तो भाई साहब चोर समय क्या है वो, थोड़ा किसी की जेब काटेगा। अब वो ब्लेड जो है किसी नाई की दुकान में बहुत सारी मिल रही है टूटी हुई, तो भैया वहां नाई की दुकान है, बाल काट रहा है वो किसी का, वो ब्लेड मेरी जेब में मिल रही है तो मैं जेब कतराऊं नहीं ना भाई। क्लियर? क्यों? क्योंकि उस ब्लेड के जिस स्थान पर मिली, उस स्थान पर उसका यूज अलग है। अगर वो ब्लेड पैक है, बिल्कुल किसी दुकान पे मिल रही है, चीज के साथ पड़ी हुई है डब्बे में, तो भैया वो बेचने के लिए रखी हुई है। आप समझ रहे हो? किसी अंकल के हाथ में वो ऐसे नाखून में धसा रहे हैं तो भाई नाखून काट रहे हैं। अब उस ब्लेड का देख रहे हो मल्टीपल जगह पर मल्टीपल यूज है, नहीं समझे? काटने के काम में आ रही है वो। लेकिन जॉन मार्शल भाई साहब, अरे ये तो भाई साहब ब्लेड है यार, ये तो काटने काम में आती है। अरे क्या काटने काम में आती है? काटती तो वो भी थी, नहीं समझे? भाई किसका कितना कितना काट गया इसको थोड़ी पता तुम्हारे को। तो वही जॉन मार्शल को बस ये लगता था कि वो ना एक ही बात डिफाइन कर देता था कि भाई ये चीज है, ये इस काम में आती है, पर वो वस्तु उस स्थान पर किस काम में थी ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जॉन मार्शल की यही कमी थी, ये उस चीज को वहां डिफाइन नहीं करते थे, ये उसको सामूहिक रूप से पहले सारी चीजें इकट्ठा कर लेंगे फिर उनको डिफाइन करेंगे। आगे पढ़ाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को भी, इतिहास को कैसे समझते हैं, कैसे वस्तु की उपयोगिता समझी जाती है, वर्तमान की तुलना अतीत से कैसे की जाती है। समझ गए? तो ये कमी थी किसकी? जॉन मार्शल की। और बाद में इसी कमी को किसने दूर किया? इसी कमी को बाद में दूर करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था आर.एन. व्हीलर। और जो ये आर.एन. व्हीलर है, इन्हीं को बोलते हैं तीसरे अध्यक्ष, और इनका नाम क्या था? ये है आर.ई.एम. व्हीलर। कौन है ये? आर.ई.एम. व्हीलर। तो भारतीय पुरातत्व विभाग में तीसरे बंदे कौन थे? आर.एन. व्हीलर। और ये पहले सेना में थे। पहले कहां किस में थे ये? पहले सेना में। तो मूंछों से लग भी रहे हमारे साथ। पहले किस में थे ये? पहले सेना में काम कर चुके थे। समझिए? और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि सैनिक परिशुद्धता किसमें थी, या पहले सेना में काम करके प्रमोशन होकर कौन आए थे? आर.एन. व्हीलर। पहले सेना में थे, ठीक है ना? और इनका नाम था आर.एन. व्हीलर। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने जॉन मार्शल की गलती को दूर किया। आर.एन. व्हीलर जो है दो काम करते थे। सबसे पहली बात, आर.एन. व्हीलर जो है, बात समझ गए, इन्होंने टीले के स्तर का विन्यास किया। किसका विन्यास किया? टीले के स्तर का विन्यास किया। इन्होंने हर जगह नहीं खोद दिया, बात समझ गए? टीले के स्तर का विन्यास। विन्यास मतलब होता है कि ये वहीं पर खोजते थे जहां इनको पहले तो कंफर्मेशन है कि यहाँ कोई चीज मिलेगी। समझ गए? है ना? जहां इनको लगेगा कि उबरा सा है भाई, यहाँ कुछ चीज मिलने के अवशेष है, पूरी चांसेस है, ये वही खुदाई करवाएंगे। दूसरा, जो वस्तु जहां मिलेगी उसको ये वही डिफाइन करेंगे। जो वस्तु जहां मिलेगी वही उसकी क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। वही उसको क्या करते थे? डिफाइन करते थे। मेरी राइटिंग पे मत जाना, और मेरी मतलब भाई गलती लिख दूं ना, मैं स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक लिख दूं, मेरे से बहुत होती है, ठीक है ना?
बात समझ गए? माइंड मत करना, मैं लिख देता हूँ बहुत सारी स्पेलिंग। मैं जरूरत तुम क्या सुनोगे, मैं अपने पेपर के अंदर क्लास की स्पेलिंग भूल गया था, समझ गए? मुझे ये याद नहीं आ रहा CL आएगा या CAL आएगा, मतलब मैं इतना भूल गया था। क्लियर है? तो सेना में काम कर चुके थे आर्यन मिलर, टीले के स्तर का विन्यास करते थे, जो वस्तु जहां मिलेगी वही खोजेंगे। ठीक है, तो 3 योगदान आपको बताने होते हैं। क्वेश्चन पूछता है आपसे जब कि हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों के योगदान को बताइए, तो आप पहले बताओगे कनिंघम, कनिंघम को समझाओगे, मैंने सारा समझा दिया। क्या समझाओगे, समझ गए? फिर आप बताओगे जॉन मार्शल, जॉन मार्शल के बारे में सारी बात समझाओगे। फिर समझाओगे आर्यन मिलर जो गलती को दूर करेगा। 3 अध्यक्ष क्लियर हो गए। इसके बाद चौथा पता है कौन बनेगा? चौथे बनेंगे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी पहले भारतीय हैं और भारतीय पुरातत्व के अंदर चौथे क्या है? अध्यक्ष। क्रम वाइज देखेंगे तो चौथे हैं और पहले भारतीय कौन है? दयाराम साहनी। प्रमोशन होकर बन गए, अच्छा काम करना बीच में, नहीं समझे? क्लियर है? समझ आई मेरी बात? तो इस तरह क्या खोजी गई? हड़प्पा सभ्यता। अभी बस आपने सभ्यता खोजी, तो पढ़ाऊंगा आपको आगे आगे धीरे धीरे, टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो आएगी। ठीक है, बात समझ गए? अब यहाँ पर देखो मैंने हड़प्पा सभ्यता समझाई है ना। अब यहाँ पर एक बात समझो, हड़प्पा सभ्यता जो है, क्लियर है? हालांकि मैं वीडियो लंबी हो जाएगी, एक काम करता हूँ, हड़प्पा सभ्यता वाली जो नेक्स्ट टॉपिक में समझाता हूँ, इसके नाम हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी, इसका टाइमिंग वगैरह नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना? आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। करते रहना।